आज हम कृतिका का लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है मैं क्यों लिखता हूँ और जिसके लेखक हैं अगे। तो इसमें राइटर ने बताया है कि जो हिरोशिमा और नागासाकी में जो एटम बम से हमला हुआ था, उस त्रासदी का वर्णन किया है। बहुत सचित्र वर्णन उन्होंने किया है। तो मैं क्यों लिखता हूँ, यह प्रश्न बड़ा सरल जान पड़ता है, पर बड़ा कठिन भी है, क्योंकि इसका सच्चा उत्तर लेखक के आंतरिक जीवन के स्तरों से संबंध रखता है। उन सबको संक्षेप में कुछ वाक्यों में बांध देना आसान तो नहीं है, न जाने संभव भी नहीं है या नहीं, न जाने संभव भी है या नहीं। इतना ही किया जा सकता है कि उनमें से कुछ को स्पर्श किया जाए, विशेष रूप से ऐसों का जिन्हें जानना दूसरों के लिए उपयोगी हो सकता है। एक तो उत्तर यह है कि मैं इसलिए लिखता हूँ कि मैं स्वयं जानता हूँ कि क्यों लिखता हूँ। लिखे बिना इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल सकता है। वास्तव में सच्चा उत्तर यही है। लिखकर ही लेखक उस अभ्यंतर मतलब भीतरी व्यवस्था को पहचानता है, जिसके कारण उसने लिखा, और लिखकर ही वह उससे मुक्त हो जाता है। मैं भी उस आंतरिक व्यवस्था से मुक्ति पाने के लिए तटस्थ होकर मतलब अलग होकर उसे देखने और पहचान लेने के लिए लिखता हूँ। मेरा विश्वास है कि सभी कृतिकार, क्योंकि सभी लेखक कृतिकार नहीं होते, न उनका सब लेखन ही कृति होता है, सभी कृतिकार मतलब जो नई नई कृतियों की रचना करता है, नई नई रचनाएं लिखता है, उसको कृति बोलते हैं, उनको कृतिकार बोलते हैं। कृतिकार इसलिए लिखते हैं, यह ठीक है कि कुछ ख्याति मिल जाने के बाद कुछ बाहर की व्यवस्था से भी लिखा जाता है, संपादकों के आग्रह से, प्रकाशक के तकाचे से, आर्थिक आवश्यकता से। पर एक तो कृतिकार हमेशा अपने सम्मुख ईमानदारी से यह भेद बनाए रखता है कि कौन सी कृति भीतरी प्रेरणा का फल है, कौन सा लेखन बाहरी दबाव का। दूसरे यह भी होता है कि बाहर का दबाव वास्तव में दबाव नहीं रहता, वह मानो भीतरी उन्मेष मतलब प्रकाश का निमित्त बन जाता है। भीतरी प्रकाश का कारण वो बन जाता है। निमित्त मतलब कारण होना। अब हम अगले पेज को देखेंगे। यहाँ पर कृतिकार के स्वभाव और आत्मानुशासन का महत्व बहुत होता है। कुछ ऐसे आलसी जीव होते हैं कि बिना इस बाहरी दबाव के लिख नहीं पाते। इसी के सहारे उनके भीतर की व्यवस्था स्पष्ट होती है। यह कुछ वैसा ही है जैसे प्रातःकाल नींद खुल जाने पर कोई बिछौने पर तब तक पड़ा रहे जब तक घड़ी का अलार्म ने बज जाए। इस प्रकार वास्तव में कृतिकार बाहर के दबाव के प्रति समर्पित नहीं हो जाता, उसे केवल एक सहायक यंत्र की तरह काम में लाता है, जिससे भौतिक यथार्थ के साथ उसका संबंध बना रहे। मुझे इस सहारे की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन कभी उससे बाधा भी नहीं होती। उठने वाली तुलना को बनाए रखूं तो कहूं कि सवेरे उठ जाता हूं अपने आप ही, एक अलार्म भी बज जाए तो कोई हानि नहीं मानता। यह भीतरी व्यवस्था क्या होती है, इसे बखानना बड़ा कठिन है, मतलब इसे कहना। क्या वह नहीं होती, यह बताना शायद कम कठिन होता।
यह बताना शायद कम कठिन होता है या उसका उदाहरण दिया जा सकता है। कदाचित वही अधिक उपयोगी होगा। अपनी एक कविता की कुछ चर्चा करूं जिससे मेरी बात स्पष्ट हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर जो अब उसने कवि ने अपने सारी बातें बताई। अब जो लेखक है वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि वो साइंस का मतलब विज्ञान का विद्यार्थी था और उसने जो रेडियोधर्मी जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं उसके बारे में केवल सुना था। कभी उसने सोचा नहीं था कि ऐसा भी होगा, एटम बम का हमला भी हो सकता है। तो मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ। मेरी नियमित शिक्षा उसी विषय में हुई। अणु क्या होता है, कैसे हम रेडियम धर्मी तत्वों का अध्ययन करते हुए विज्ञान की उस सीढ़ी तक पहुँचे जहाँ अणु का भेदन संभव हुआ। रेडियम धर्मिता के क्या प्रभाव होते हैं, इन सब का पुस्तकीय या सैद्धांतिक ज्ञान तो मुझे था। मतलब पुस्तक में मैंने पढ़ रखा था और उसके सिद्धांत मैंने पढ़ रखे थे। फिर जब वह हिरोशिमा जो जापान का एक शहर है, हिरोशिमा में अणुबम गिरा, तब उसके समाचार मैंने पढ़े और उसके परवर्ती प्रभावों का विवरण पढ़ता रहा। इस प्रकार उसके प्रभावों का ऐतिहासिक प्रमाण भी सामने आ गया। मतलब पहले वो उन प्रभावों को विवरण को पढ़ता रहा और उसके बाद में उसका प्रमाण भी सामने आ गया। विज्ञान के इस दुरुपयोग के प्रति बुद्धि का विद्रोह स्वाभाविक था। मैंने लेख आदि में कुछ लिखा भी, पर अनुभूति के स्तर पर जो व्यवस्था होती है वह बौद्धिक पकड़ से आगे की बात है और उसकी तर्क संगति भी अपनी अलग होती है। इसीलिए कविता मैंने इस विषय में नहीं लिखी। यों युद्धकाल में भारत की पूर्वीय सीमा पर देखा था कि कैसे सैनिक ब्रह्मपुत्र में बम फेंककर हजारों मछलियां मार देते थे, जबकि उन्हें आवश्यकता थोड़ी सी होती थी और जीव के इस अपव्यय से जो व्यथा भीतर उमड़ी थी उससे एक सीमा तक अणुबम द्वारा व्यर्थ जीवनाश का अनुभव तो कर ही सका था। जापान जाने का अवसर मिला तब हिरोशिमा भी गया और वहां के अस्पताल भी देखा जहां रेडियम पदार्थ से आहत लोग वर्षों से कष्ट पा रहे थे। इस प्रकार प्रत्यक्ष अनुभव भी हुआ। यह अनुभव से अनुभूति गहरी चीज थी। कम से कम कृतिकार के लिए अनुभव तो घटित होता है, पर अनुभूति संवेदना और कल्पना के सहारे उस सत्य को आत्मसात कर लेती है जो वास्तव में कृतिकार के साथ घटित नहीं हुआ है। जो आंखों के सामने नहीं आया, जो आंखों के सामने नहीं आया, जो घटित के अनुभव में नहीं आया, वही आत्मा के सामने ज्वलंत प्रकाश में आ जाता है। तब वह अनुभूति प्रत्यक्ष हो जाता है। तो हिरोशिमा में यह सब देखकर भी तत्काल कुछ नहीं लिखा, क्योंकि इस अनुभूति प्रत्यक्ष की कसर थी। फिर एक दिन वहीं सड़क पर घूमते हुए देखा कि एक जले हुए पत्थर पर एक लंबी उजली छाया है। विस्फोट के समय कोई वहां खड़ा रहा होगा जब विस्फोट एटम बम का हुआ होगा। तो एटम बम का विस्फोट इतना भयानक होता है कि पेड़ पौधों को, इंसानों को ऐसे भाप बना देता है, इतना वो खतरनाक होता है।
और कैसी अनुभूति उसके मन में आ रही है लेखक के, तो वो वही बता रहा है। खड़ा रहा होगा और विस्फोट से बिखरे हुए रेडियम धर्मी पदार्थ की किरणें उसमें रुद्ध होगी होंगी। जो आसपास से आगे बढ़ गई, उन्होंने पत्थर को झुलसा दिया। जो उस व्यक्ति पर अटकी, उन्होंने भाप बनाकर उड़ा दिया होगा। उन्होंने उसे भाप बनाकर उड़ा दिया होगा। इस प्रकार समूची ट्रेजेडी, दुखद घटना, मतलब जैसे पत्थर पर लिख गई हो, उस पत्थर पर मतलब लिख गई हो, ऐसा उसको अनुभव हो रहा था। और जब उसने अस्पताल में देखा तो बहुत समय हो गया था। तो रेडियम धर्मी जो पदार्थ होते हैं, उसका जो असर होता है वो काफ़ी दिनों तक रहता है, बहुत दिनों तक। तो बड़ी भयावह घटना थी। उसी का वर्णन इस चैप्टर में किया गया है। अब आगे देखेंगे। ये देखो कितना भयानक तस्वीर लग रही है, यहाँ देख सकते हो आप। अब यहाँ पे देखेंगे लास्ट में, उस छाया को देखकर जैसे एक थप्पड़ सा लगा। अवाक इतिहास जैसे भीतर कहीं सहसा एक जलते हुए सूर्य सा उग आया और डूब गया। अवाक मतलब जो शांत इतिहास था, ऐसा लग रहा था जैसे वो सूर्य की तरह उगाया हो और डूब गया हो। मैं कहूँ कि उस क्षण में अणु विस्फोट मेरे अनुभूति प्रत्यक्ष में आ गया। एक अर्थ में मैं स्वयं हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता बन गया। इसी में से वह व्यवस्था जागी, भीतर की आकुलता बुद्धि के क्षेत्र से बढ़कर संवेदना के क्षेत्र में आ गई। फिर धीरे धीरे मैं उससे अपने को अलग कर सका और अचानक एक दिन मैंने हिरोशिमा पर कविता लिखी, जापान में नहीं, भारत लौटकर रेलगाड़ी में बैठे बैठे। यह कविता अच्छी है या बुरी, इससे मुझे मतलब नहीं। मेरे निकट वह सच है, क्योंकि वह अभिभूति प्रस्तुत है। यही मेरे निकट महत्व की बात है। और ये यहाँ पर इसके क्वेश्चन है, और चैप्टर में यही बताया है, प्रस्तुत मतलब उत्पन्न है ना। तो इसमें यही बताया है लेखक ने कि कैसे जब हिरोशिमा पर और नागासाकी जब एटम बम गिरा, तो कितनी लोगों की और जीवों की हत्या हो गई, निर्दोष लोगों की। तो उसमें यही बताया है कि विज्ञान का जितना मतलब हम उसके फायदे हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान भी हैं। तो कैसा लगा चैप्टर आपको? धन्यवाद।